नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य न्यूज़। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कई फोटो उस वक्त के लगाए हैं जब राहुल गांधी लोकसभा में बोल रहे थे और संसद का कैमरा राहुल से अधिक बाकी लोगों को दिखा रहा था। उन्होंने ट्वीट किया है कि जिसमें राहुल के बोलते वक्त लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को दिखाया जा रहा है और उनके नीचे लिखा हुआ है कांग्रेस नेता राहुल गांधी, फिर अमित शाह को दिखाता है, फिर पूरी संसद को और फिर किसी और को जगह देता है। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा है कि कल सदन में जब राहुल गांधी बोल रहे थे तब संसद टीवी वही पुराने पैतरे करके उनके अलावा सबको दिखा रहा था। क्या आपको ये ठीक लगता है श्री ओम बिरला जी? कांग्रेस लगातार जातिगत जनगणना की मांग जोर शोर से उठा रही है। राहुल गांधी ने ओबीसी का मुद्दा लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पर बोलते हुए उठाया था और कहा था कि ओबीसी की महिलाओं को आरक्षण से बाहर क्यों रखा गया है। उन्होंने कहा कि इस देश में कितने ओबीसी हैं ये सिर्फ जातिगत जनगणना से पता चल सकता है। उन्होंने कहा कि इस देश के 90 सेक्रेटरीज में से केवल सिर्फ 3 ओबीसी से हैं। इसी वीडियो को कांग्रेस ने ट्वीट कर फिर से सवाल पूछा है और कहा कि अगर मोदी सरकार जातिगत जनगणना नहीं कराएगी तो हम कराएंगे। बता दें, ओबीसी को आरक्षण से बाहर रखना एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने महिला आरक्षण बिल पर कहा है ये लोग हमेशा से पिछड़ा विरोधी रहे हैं और यही मानसिकता उनके महिला आरक्षण बिल में झलकती दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा कि इन्होंने पिछड़ा और अल्पसंख्यकों की महिलाओं को आरक्षण क्यों नहीं दिया। जाहिर सी बात है ये नहीं चाहते कि वंचित समाज की महिलाएं भी संसद में पहुंचें। तेजस्वी यादव ने कहा कि ओबीसी लड़ाकू वर्ग है, अगर इनका हक किसी ने छीना तो ईंट से ईंट बजा देंगे। राज्यसभा में आरजेडी नेता मनोज झा ने महिला आरक्षण में ओबीसी को शामिल करने की बात कही। उन्होंने कहा कि संविधान अधिकार की बात करता है लेकिन ये बिल दया भाव की तरह पेश किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दया कभी अधिकार की श्रेणी में नहीं आ सकता है। इस दौरान उन्होंने अपने भाषण के दौरान ओम प्रकाश वाल्मीकि की कविता भी सुनाई। हालांकि इसके साथ ही उन्होंने कहा यह किसी जाति के लिए नहीं, क्योंकि हम सबके अंदर एक ठाकुर बैठा हुआ है। वो न्यायालयों में बैठा हुआ है, विश्वविद्यालयों में बैठा हुआ है, संसद की दहलीज को चेक करता है। फिर वो कविता पर आए। कविता थी, चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का, भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजरा खेत का, खेत ठाकुर का, बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की, कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलियान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या, गांव, शहर या देश। महिला आरक्षण पर बोलते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सवाल पूछा जा रहा है कि 9 साल क्यों लगे। मैं आपको बताती हूं, हमने इतने दिनों में महिला सशक्तिकरण के लिए काम किया, महिलाओं को आर्थिक सामाजिक रूप से मजबूत किया, शौचालय देना, बैंक खाते खुलवाना, गैस कनेक्शन देना आदि कई काम किए। वहीं केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि किसी को भी महिला आरक्षण बिल की आलोचना नहीं करनी चाहिए। यह बिल प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में लाया गया है और सभी को इसकी सराहना करनी चाहिए और इसका समर्थन करना चाहिए। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने एक बार फिर पुलवामा हमले पर सरकार पर निशाना साधा। सत्यपाल मलिक ने बुधवार को पुलवामा आतंकी हमले की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में करने की मांग की। सत्यपाल मलिक ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार अपनी गलतियों को स्वीकार करने में विफल रही है, जिसके कारण कश्मीर में फरवरी 2019 में 40 सीआरपीएफ जवानों की मौत हुई। पूर्व राज्यपाल ने आगे कहा कि मैं पुलवामा आतंकी हमले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग करता हूं, जिसमें हमारे 40 जवान शहीद हो गए। अब तक पीएम मोदी और उनकी सरकार ने इस त्रासदी पर चुप्पी साध रखी है और गंभीर खामियों को स्वीकार करने में विफल रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं फिर से कह रहा हूं कि संभावित आतंकी हमले की कई खुफिया रिपोर्टों के बावजूद सरकार ने सीआरपीएफ जवानों को यात्रा के लिए विमान उपलब्ध नहीं कराया। अगर विमान उपलब्ध कराया गया होता तो जवान शहीद नहीं होते। सत्यपाल मलिक ने कहा कि पीएम मोदी ने लोकसभा चुनाव के दौरान 40 सीआरपीएफ जवानों की हत्या और बालाकोट में भारतीय वायुसेना के हमले का राजनीतिकरण किया था। यहां तक कि पहली बार मतदाताओं से अपना वोट बालाकोट में हवाई हमले को अंजाम देने वाले बहादुर सैनिकों को समर्पित करने के लिए कहा गया था। तब से 4 साल से अधिक समय हो गया है, लेकिन मोदी सरकार जवाबदेही तय करने में विफल रही है। चुनाव जीतना उनकी एकमात्र प्राथमिकता है। इस देश के लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। इस बार भी संसदीय चुनाव से पहले इसी तरह के हमले हो सकते हैं। कांग्रेस नेता गुरुवार सुबह आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर कुली बनकर पहुंचे। कुली भी उनको देखकर चकरा गए। इसके बाद कुलियों ने राहुल गांधी को घेर लिया। राहुल गांधी उनका दर्द जानने पहुंचे थे, लेकिन अधिकांश कुली राहुल गांधी से हाथ मिलाने, उन्हें छूने और साथ में फोटो खिंचाने को बेचैन थे। कांग्रेस पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल पर राहुल गांधी को फौरन जननायक घोषित करते हुए आनंद विहार स्टेशन के फोटो और वीडियो जारी किए हैं।
बता दें, ये पहला मौका नहीं है जब राहुल गांधी समाज के ऐसे वर्ग के लोगों से मिले हैं जो दूसरों का बोझ उठाते हों, जो दूसरों के लिए समर्पित हैं। इससे पहले वो ट्रक भी चला चुके हैं, खेतों में धान भी रोप चुके हैं और सब्जी बेचने वालों को अपने घर बुलाकर खाना भी खिला चुके हैं। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने भिलाई के जयंती स्टेडियम में महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर निशाना साधा। प्रियंका बोली, पीएम के उद्योगपति दोस्त करोड़ों कमा रहे हैं, देश के किसान एक दिन में 27 रुपए कमाता है। प्रियंका गांधी ने आगे कहा कि पीएम मोदी ने हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन में 27,000 करोड़ खर्च किए। केंद्र सरकार ने गरीब और मिडिल क्लास से रोजगार छीना है। पीएम मोदी रोजगार पर जवाब नहीं दे पाते हैं, बेरोजगारी पर जवाब नहीं दे पाते हैं। हमारी सरकार के पास आपके लिए एक विजन है। प्रियंका गांधी ने जाति और धर्म के नाम पर मिलने वाली वोट का भी जिक्र किया और कहा, जाति और धर्म के नाम पर वोट पड़ रहे हैं। अब और पहले की राजनीति में बहुत अंतर है। अब राजनीति में धर्म और जाति की बात हो रही है। जब धर्म और जाति की बात होगी तो रोजगार की बात नहीं होगी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सीधे तौर पर भाजपा का नाम लिए बिना कहा कि पिछले कुछ वर्षों में राजनीति के नियम बदल गए हैं। अपने पिता और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के साथ एक घटना को याद करते हुए उन्होंने कहा, मैं और मेरे पिता अमेठी का दौरा करने गए थे और वो नागरिकों के साथ बातचीत कर रहे थे। इतने में एक महिला उठी और पिता को डांटने लगी, कहने लगी कि सड़क बारिश में डूब गई है, आपने इसके लिए क्या किया है। प्रियंका ने कहा, ये तब की राजनीति है जब जनता को जवाब देना पड़ता था। पूछने पर पिता ने मुझे कहा कि महिला ने मुझे मेरे काम का एहसास दिलाया है। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा है कि जस्टिन ट्रूडो ने G20 में प्रधानमंत्री मोदी से इस बारे में बात की थी और पीएम ने उसे खारिज कर दिया था। अरिंदम बागची ने भारतीय स्टूडेंट्स के बारे में कहा, भारतीय स्टूडेंट जो वहां पर हैं वहां हमारे दूतावास काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत हो तो उनसे संपर्क करें। हमारी वीज़ा पॉलिसी से उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो भारतीय हैं। भारत कनाडा पर खालिस्तान समर्थकों को पनाह देने के आरोप लगाता रहा है। इस बारे में बागची ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, कनाडा में सुरक्षित पनाहगाह दे रहे हैं जिनके खिलाफ आतंकवाद के आरोप हैं, उन्हें सेफ हेवन मुहैया ना कराएं, वो वहां कार्रवाई करें या भेजें कानूनी कार्रवाई के लिए। वहां 20 नागरिकों के मामले हैं, हमने इस मामले में प्रत्यर्पण के लिए भेजे हैं या अन्य तरह के रिक्वेस्ट किए हैं। भारत और कनाडा के बीच जारी तनाव के बीच गुरुवार को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कहा कि निज्जर की हत्या से जुड़ी कोई जानकारी कनाडा की ओर से साझा नहीं की गई है। अरिंदम बागची ने कहा कि कोई भी विशेष जानकारी कनाडा के द्वारा साझा नहीं की गई है, न ही आरोप के पहले और न ही बाद में। हम किसी भी खास सूचना पर गौर करना चाहेंगे, लेकिन अभी तक हमें कोई सूचना नहीं मिली है। हमारे पास कुछ लोगों की कनाडाई धरती पर आपराधिक घटनाओं के सबूत हैं, हमने वो जानकारी उनके साथ साझा भी की है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की तरह ही कनाडा में एक और हत्या हुई है। पंजाब के गैंगस्टर सुखदूल सिंह उर्फ सुक्खा दुनेके की कनाडा में हत्या किए जाने की खबर इसलिए अहम है कि कुछ इसी तरह की निज्जर की हत्या को कनाडा ने बड़ा मुद्दा बना दिया है। निज्जर की हत्या 19 जून को की गई थी, उसके करीब 15 गोलियां मारी गईं। कनाडा भारत पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाने की कोशिश में है। ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका भारत को नसीहतें भी देने लगे हैं। वहीं कनाडा से मिले खुफिया इनपुट में संकेत मिलता है कि पंजाब में मोगा जिले के देविंदर बम्बिया गिरोह के सुखदूल सिंह उर्फ सुक्खा दुनेके की बुधवार रात हत्या कर दी गई। कुछ मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि यह हत्या गैंगस्टरों के बीच आपसी संघर्ष की वजह से हुई है। हालांकि अब कुछ रिपोर्टों में कहा गया है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने उस हत्या की जिम्मेदारी ली है। भारत के कनाडा स्थित भारतीय मिशन ने बताया है कि ऑपरेशनल वजहों से वीजा सेवाएं फिलहाल निलंबित कर दी गई हैं। कनाडा के भारतीय वीजा सेंटर ने अपनी वेबसाइट पर जानकारी दी है। बता दें, भारत और कनाडा के बीच राजनयिक विवाद चल रहा है। कनाडा ने पहले भारत के राजनयिक को निष्कासित किया था, इसके बाद भारत ने भी कनाडा के राजनयिक को निष्कासित कर दिया था। पाकिस्तान चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि देश में आम चुनाव जनवरी 2024 के अंतिम सप्ताह में होगा। डॉन अखबार की रिपोर्ट के अनुसार आयोग ने निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की समीक्षा की है और 27 सितंबर को अपनी प्रारंभिक सूची जारी करेगी। एक बार जब चुनाव निकाय प्रारंभिक सूची पर आपत्तियों और आगे की दलीलों को सुन लेगा तो वो 30 नवंबर को अंतिम सूची जारी करेगा। चुनाव अभियान कार्यक्रम 54 दिनों तक चलेगा, जिसके बाद जनवरी के आखिरी सप्ताह में चुनाव होंगे। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।